हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट इमल्शंस। देखो, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने एप्लीकेशंस पढ़ी थी, एप्लीकेशंस अच्छे से रिवाइज कर लिए, तो एक छोटा सा पार्ट है अपना इमल्शन का, थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट रहेगा, रिलेट करना है उन्हीं दोनों चीज़ को जो मैंने लास्ट सेशन में भी बताई थी, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। डिफरेंस को समझना है अब ढंग से। चलें स्टार्ट करें इस वाले पार्ट को। चलिए अब देखो, इमल्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या हम बात कर रहे हैं कोलॉइड्स में? बिल्कुल कोलॉइड्स में बात चल रही है, तो किसकी बात होगी? कोलॉइडियल सॉल्यूशंस की। अब इन कोलॉइडियल सॉल्यूशन से कहां पहुंचना है तुम्हें? इमल्शंस की तरफ। तो बस आ जाओ। मतलब यहां सबसे मेजर बात जो है वो क्या होगी कि दो लिक्विड स्टेट के फेजेस की बात की जाएगी। दूसरी चीज ये कि वो इममिसिबल होने चाहिए। दो मस्ट कंडीशंस हैं। पहली चीज, स्टेट कैसा? लिक्विड। और सेकंड कंडीशन क्या है कि इममिसिबल होने चाहिए। चलो तो लैंग्वेज चेक कर ले एक बार। कोलॉइड सॉल्यूशंस इन विच बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड्स। क्या हमने शुरू से कोलॉइड्स के अंदर इन दो पॉइंट्स के ऊपर बातें की हैं? एक है आपका डीपी और दूसरा क्या है? डीएम। डीपी को आप कहते हैं क्या? डिस्पर्स्ड फेज, ये लीजिए, और इसको आप कहते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट की बात करनी है, वो कैसा होना चाहिए? लिक्विड। अब वो स्टेट किस किस का? एक तो डीपी का, दूसरा डीएम का। दोनों ही कंडीशंस में लिक्विड होने चाहिए, साथ साथ दोनों इममिसिबल होने चाहिए। ठीक, अब चलो तो बात समझ में आई। दिस कोलॉइडल सॉल्यूशंस इन विच बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड्स आर सिंपली नोन एज इमल्शंस। तो डेफिनेशन समझ में आई। आओ अब इस इमल्शंस में अगर एक एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, जैसे मिल्क होता है, मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है? फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। कहते हो ना हम बहुत फैटी हो रहे हैं मिल्क से भी, तो ऐसा कुछ नहीं है, नो डाउट उसके अंदर क्रीम प्रेजेंट होती है। फैट ग्लोब्यूल्स जो पाए जाते हैं वो वाटर में स्प्रेड होना शुरू करते हैं। कैसे? ये लीजिए, आपने ये ग्लास में मिल्क है, येलो कलर का नहीं है, वाइट कलर का, ये मान लो। तुमको सारी चीज़ें ना प्रॉपर चाहिए। नहीं मैम, वाइट वाला ही बनाओ। हाँ तो फिर ग्लास भी वाइट ही बनाएंगे। आओ, ये ग्लास ये लो, और इस ग्लास के अंदर है मिल्क। अब ये जो ऐसे ड्रॉपलेट्स फॉर्म में दिखता तो नहीं है तुम्हें, वो तो ऑल इक्वल होता है। अब हमको पता है कि यहाँ क्या पाए जाते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, अभी हमने चर्चा की। तो आप देखते हैं कि जैसे ही ये फैट ग्लोब्यूल्स वाटर में स्प्रेड होना शुरू करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? इमल्शन। बस इतनी सी बात याद रख लो, काम बन जाएगा। तो इन्हीं ग्लोब्यूल्स को, जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, जब वाटर में स्प्रेड होकर इमल्शन बनाते हैं तो वहां से एक टर्म जनरेट होती है जिसको आपने कहा इमल्सिफाइड ग्लोब्यूल्स। अब दूसरी चीज़ ये कि ठीक है, आपने इमल्शंस बना लिया और उनको आपने नाम भी दे दिया फैट ग्लोब्यूल से इमल्सिफाइड ग्लोब्यूल्स। बात जो याद रखने की है, जिस पे क्वेश्चन पूछते हैं जनाब आपसे, वो है उसका साइज। तो साइज याद रखना है, कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। कितना? फटाफट से बता दो। 10⁻⁻6 मीटर। बात बिल्कुल क्लियर है। अभी तक सिर्फ 4 चीज़ें बोली हैं मैंने। पहली चीज़, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम दोनों कैसे होने चाहिए? लिक्विड। साथ साथ इममिसिबल होने चाहिए। फिर मैंने कहा कि जो मिल्क के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर इमल्सिफाइड ग्लोब्यूल्स की तरह। क्यों एक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा जैसे ही वो वाटर में स्प्रेड होते हैं तो किसकी तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं? यहाँ इमल्शन बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहाँ आएगा? यहाँ तक की चर्चा तो समझ में आ गई। क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, तो उनका रेंज कितनी होती है, यूजुअली उनका साइज क्या होता है? तो पता होना चाहिए 10⁻⁻6 मीटर। कर लोगे? अब एक चीज़ बताओ, अगर इमल्शंस के तौर पे मैं बात करूँ तो बहुत सारे लायोफोबिक सोल्स हम लोगों ने पढ़े थे। वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? इमल्शंस के। आ जाओ 1 to 1 चेक करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन टाइप्स ऑफ इमल्शंस। हमने 2 टाइप के पढ़े थे। किसके बेसिस पे? नेचर के बेसिस पे। चलो फटाफट से एक फ्लो चार्ट बनाओ, जैसे मैं बना रही हूं साइड में। इमल्शंस। अब अगर हम टाइप्स की बात करें, वो भी नेचर के बेसिस पे, तो कौन से 2 टाइप हमने पढ़े थे? कहाँ गया यार कलर? आओ तो देखो, एक आपने पढ़ा था वाटर इन ऑयल, दैट इज W, और दूसरा आपने पढ़ा था ऑयल इन वाटर।
हमने दोनों स्टेट में देखा था, और आप कह रहे थे कि वो टोटली मिसिबल नहीं है, यानी कुछ ना कुछ स्टेट इमिसिबल है। कभी तो आप कह रहे हैं कि वो पूरे फ्लोट कर रहे हैं सरफेस पे, और कभी आप कह रहे हैं कि अगर आप जोर से स्टिर करते हैं तो वो पूरे की पूरे कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर फ्लोट करेंगे। तो ये लो, अब हमें क्या चर्चा करनी है, मतलब 1 to 1 इन दोनों को समझना है। इनके अंदर भी क्या समझना है कि कब वाटर डिस्पर्स्ड फेज या मीडियम की तरह एक्ट करेगा और कब ऑयल डिस्पर्स मीडियम की तरह एक्ट करेगा। सिर्फ उस डिफरेंस से आप इन दोनों टाइप के इमल्शंस को समझ जाओगे। आओ, तो समझ में आया। हम इस टाइप्स ऑफ इमल्शन से डिस्पर्स्ड फेज की बात करेंगे सबसे ज़्यादा। चलो नेक्स्ट, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल इन वाटर वाले की, यानी कि पानी के अंदर मैंने ऑयल मिलाया है। तो देखो, ऑयल इन वाटर इमल्शन की अगर बात करें तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि आप पानी के अंदर ऑयल डाल रहे हैं। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज की तरह कौन एक्ट करेगा, जो पूरे में आराम से फ्लोट कर रहा है, ऑयल। जबकि अगर मीडियम की बात की जाए तो कौन एक्ट करेगा, नेक्स्ट बचा ही कौन है, वाटर। तो यहाँ वाटर बाबा क्या एक्ट करेंगे, मीडियम की तरह। तो लिख डालो फटाफट से, ऑयल के ऊपर लिखो डीपी, वाटर के ऊपर लिखो डीएम। तो इसका मतलब तो ये है बेसिक सा कंटिन्यूस फेज है। चलो, अगर इसके लिए आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि ऑयल इन वाटर का एक इमल्शन का एग्जाम्पल दे दीजिए, तो अभी मैंने क्या पढ़ाया था, फैट ग्लोब्यूल्स, एमल्सिफाइड ग्लोब्यूल्स, 10⁻⁻⁶ साइज रेंज जिसकी थी मिल्क। करेक्ट, बिल्कुल यही सुनना था। आई बात समझ? कौन सा पार्ट है, O/W। अब आओ, तो हमने यही देखा था कि जो लिक्विड फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो मिल्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मिल्क के फैट ग्लोब्यूल्स वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। राजाओं, यही गलती करते हो। देखा, लैंग्वेज में घूम रहे थे। लिक्विड के फैट ग्लोब्यूल्स वाटर के अंदर स्प्रेड करते हैं, फ्लोट करते हैं, तभी उनको इमल्सिफाइड ग्लोब्यूल्स कहा मैंने। चलो रेंज, अब देखो, अब अगर इसका एक और एग्जाम्पल पूछ लूँ तो वो क्रीम्स याद है, कौन सी होती है, डिसअपेयरिंग क्रीम। कोई भी बर्थडे शर्डे होता है, फटाफट से एक फोमिंग जैम आप वो लेकर आते हो और कर देते हो स्प्रे, बढ़िया से अपने दोस्त को सजा देते हो, सब बन जाते हैं उसके अंदर। किसका एग्जाम्पल है वो भी, O/W इमल्शन का। अब आओ, नेक्स्ट क्या पढ़ना है, W/O, यानी कि यहाँ पर जस्ट रिवर्स कर दो। वाटर किसकी तरह एक्ट करेगा, लिख दो डीपी की तरह, और ऑयल किसकी तरह एक्ट करेगा, डीएम की तरह। कर दोगे, कोई दिक्कत है, चेक करो, सेम वही चीज़। ये तो कर लिया कि डिस्पर्स फेज और मीडियम तो समझ आ गया। एग्जाम्पल दे दो फटाफट से। उसका एग्जाम्पल मैंने बताया मिल्क, इसका एग्जाम्पल चेक करो, बटर, कोल्ड क्रीम, जो आप अब सर्दियों में बढ़िया से लगाते होगे, सब किसका एग्जाम्पल है, वाटर इन ऑयल। तो देखा यहाँ पर डिस्पर्स फेज और मीडियम में क्या चेंज आया कि जो वाटर था इसने किसकी तरह एक्ट किया है, डिस्पर्स्ड फेज की तरह, और ऑयल ने मीडियम की तरह। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बिल्कुल पढ़ रखी हैं। सही कह रहे हो आप कि हाँ मैम ये तो आपने पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा सा और एलैबोरेट करके इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है इसमें से। तो हमें एग्जाम्पल जो है वो बेसिक है वो याद रखने हैं। वहाँ OW मिल्क, WO बटर एंड कोल्ड क्रीम, और भी बहुत सारे होते हैं, चेक कर लेना। सिर्फ डिस्पर्स फेज जो है वो याद रखना है, वहाँ ऑयल था, यहाँ वाटर है। अब आ जाओ, अब इमल्शंस की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि इमल्शंस की जब भी प्रिपरेशन की जाती है तो इसके पीछे एक बेसिक सा फेनोमेनन है। क्या है, आप क्या करते हैं, जो भी मिक्सचर आप ले रहे हैं उसको बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। अगर लिक्विड में ही हम बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से उनको ग्राइंड किया जाता है। अब ग्राइंड आप हाथ से बैठ के करो वो ज़्यादा बेटर ग्राइंडिंग है, या फिर आप कोई हाई स्पीड मिक्सर वहाँ यूज़ करें वो ज़्यादा बेटर ग्राइंडिंग है, ये तो आपको क्लियर होता ही होगा। एक कॉफ़ी बनाने से पहले खुद हाथ से बीट करो आधे 1 घंटे तक, एक बीटर से फटाफट से 5 सेकंड में बीट कर लिया, तो देखो वो भी इमल्शन ही बन रहा है। अब ये जो इमल्शन है, हमें ये पता चल गया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है वो यहाँ पर क्या है, चर्निंग ऑफ मिक्सचर। और क्या कहलाता है ये, वही जो मैंने आपको बताया ग्राइंडिंग वाला फेनोमेनन। किस किस की चर्निंग हम यहाँ पर करवाते हैं, ऑयल और वाटर।
किसी का भी इमल्शन बनवा लो फिर। बस हमें याद रखना है कि यहाँ पर हमको हाई स्पीड मिक्सर्स या फिर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स यूज़ करने हैं फॉर बेटर चर्निंग प्रोसेस, जिससे हमें बेहतर से बेहतर इमल्शन बन जाए। अब आओ, अगर मैं बेसिक सिंपल मैकेनिकल स्टीयरिंग की बात करूँ तो उससे होगा क्या, फ़र्क क्या है। आपने मेरे से पूछा कि मैम ठीक है हम लोग बैटर मिक्सर्स यूज़ करें या फिर नॉर्मल हैंड ग्राइंडर्स यूज़ करें, दोनों में से अगर देखा जाए तो बेसिक डिफरेंस क्या आएगा इमल्शन में। इमल्शन तो बन ही रहा है ना ऑन एन एंड, बिल्कुल बन रहा है। दिक्कत ये आएगी कि वहाँ स्टेबिलिटी आपको कम मिलेगी, जो आप नॉर्मल प्रोसेस से बात कर रहे हैं। कीजिए बीट, बहुत टाइम टेकिंग भी होगा, साथ साथ स्टेबिलिटी भी उतनी नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, हाई स्पीड मिक्सर्स को। चलो, तो बात समझ में आया। सबसे पहली चीज़ कि अगर नॉर्मल या सिंपल मैकेनिकल स्टीयरिंग आप यूज़ करते हैं तो इमल्शन जो प्रोड्यूस हुए वो कैसे होंगे, अनस्टेबल। दूसरी चीज़, यहाँ आप जिन दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन है, ऑयल और वाटर, वो सेपरेट भी हो सकते हैं। क्योंकि पहली चीज़ हमें ये पॉइंट शुरू से क्लियर है कि ये इमिसिबल है, बिल्कुल है। अब जब इमिसिबल है, नॉर्मल ग्राइंड करके छोड़ दिया तो फटाफट से सेपरेट हो जाएंगे दोनों। लेकिन आपने अगर वहाँ पर हैवी ग्राइंडिंग मिक्सिंग की है तो आप क्या कहेंगे, उनको टाइम लगेगा, यानी स्टेबिलिटी लॉन्ग स्टे रहेगी। चलो, तो हम यहाँ पर कई बार होता है कि अब आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मैम वो भी स्टेबिलिटी कुछ लंबे टाइम तक दे रहा है, बट ये तो नहीं हमेशा के लिए दे रहा है। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ हम जो यूज़ करते हैं फॉर परमानेंट स्टेबिलिटी, देयर आर सम स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। अब वो स्टेबलाइजिंग एजेंट्स का कॉन्सेप्ट तुम्हें इतना पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो हम अगर फूड इंडस्ट्री में बात करें तो यूज़ करते हैं PGA, ठीक है, क्योंकि इसका pH होता है लो और कोई ज़्यादा सॉल्ट इफेक्ट नहीं होता। तो बेसिकली फूड इंडस्ट्रीज़ में हम PGA यूज़ करते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। ऐसे ही अदर प्रोसेसेस के लिए हम बहुत सारे स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं फॉर स्टेबल इमल्शन। अब अगर इमल्सीफायर किसको कहा जा रहा है, उसी स्टेबलाइजिंग एजेंट को, या फिर इमल्सीफाइंग एजेंट बेसिकली अगर समझा जाए तो एक तरीके का केमिकल ही है, बिल्कुल है। अगर आपने शुरू में इमल्सीफायर को ऑयल या वाटर के साथ मिक्स किया है तो चलो एक एग्जाम्पल दो। सोप्स की बात अगर करें अपन, डिटर्जेंट्स की बात करें, क्या हैं ये सब, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ही तो हैं। और देखा जाए तो लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स के कोलॉइड्स हैं, जिनको आपने पढ़ा था लायोफिलिक कोलॉइड्स के अंदर। सल्फोनिक चेन्स थी, बिल्कुल थी, सोडियम और SO3 की। आपने पूरा चेन प्रोसेस भी पढ़ा है। अगर इसका एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए तो याद आया जिलेटिन, पढ़ा था कि नहीं, बस। और कौन सा बताया था एक मैंने, एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस जिसके अंदर पाया जाता है, कौन था, एल्ब्यूमिन। और एक था केसीन। तो देखो एक और क्वेश्चन दिख गया, पहला क्वेश्चन साइज वाला, दूसरा क्वेश्चन ये आ गया कि अगर पूछ लिया जाता है लायोफिलिक कोलॉइड्स यूज़ किए जाते हैं लेकिन कौन से, तो याद होना चाहिए जिलेटिन, एल्ब्यूमिन और केसीन। सबकी सब क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं इमल्सीफायर्स को। अब आ जाइए यहाँ तक की पिक्चर। अब देखो, अब आपसे पूछा जाएगा कि आपने इमल्सीफायर को लेके बहुत बड़ी रामायणें बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन जनाब का नेचर कैसा है, अब ये जान लेते हैं। कौन है ये जनाब, इमल्सीफायर। अगर आप इमल्सीफायर के नेचर की बात करते हैं तो ये डिफ़र करता है। कैसे डिफ़र करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफ़र करेगा। क्योंकि सबसे पहले तो आप चेक करोगे DP और DM, वही आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, फिर उसके बाद उनकी बाइंडिंग टेंडेंसीज। तो सारी चीज़ किस पे डिपेंड हो गई, जो आपने रिएजेंट लिया है उस पर। अरे T है महारथियों, प्यारे बालकों, ये लो एग्जाम्पल, सोडियम ऑलिएट। क्या एग्जाम्पल है इसका, जो अपन एक बात करें तो सोडियम ऑलिएट जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑयल इन वाटर इमल्शंस बनाने के लिए। बिल्कुल लिख लेना। तीसरा क्वेश्चन, सोडियम ऑलिएट कौन से इमल्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन के लिए। फॉर्मूला बता दो फटाफट से, C17H35 आगे CH3COONA। अब वाटर इन ऑयल इमल्शंस के लिए अगर बात पूछी जाए तो कि ऑयल इन वाटर का पूछा जाएगा तो मैम हम फट से बता देंगे सोडियम ऑलिएट। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया वाटर इन ऑयल तो याद रखना मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑलिएट्स। किस किस के, मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑलिएट्स। लिख लो साइड में साथ में फटाफट, ऑयल इन वाटर, सोडियम ऑलिएट।
वाटर इन ऑयल, किस किस के ऑलिएट्स हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, हो गया काम। अब सुनो एक और बात, जब कभी भी आप कैल्शियम ऑलिएट को इंट्रोड्यूस कराएंगे सोडियम ऑलिएट के साथ, मैग्नीशियम नहीं बोल रही हूँ, गौर से सुनना, क्या कहा है, जब कभी भी कैल्शियम ऑलिएट को सोडियम ऑलिएट के साथ इंट्रोड्यूस कराओगे तो हमेशा स्टेबलाइज्ड इमल्शन प्रोड्यूस होगा। बहुत बार पूछा है, वही एग्जामिनर्स लेवल ऑफ प्रिय क्वेश्चन है ये, कि सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड इमल्शन आपको कब प्राप्त होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जब कैल्शियम ऑलिएट को सोडियम ऑलिएट के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और यहाँ पर सिस्टम की स्टेबिलिटी सफ़र नहीं करेगी, बिल्कुल। अब एक रेशो पूछ लिया जाता है आपसे, क्योंकि आपने बता दिया इमल्सिफायर हम यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं, नेचर इसका ये है, ऑयल एंड वाटर इमल्शन के लिए काम आ रहा है। लेकिन अब आपसे जनाब क्वेश्चन पूछेंगे कि जब कभी भी ऑयल एंड वाटर इमल्शन के केस में अनस्टेबिलिटी का कॉज आता है तो उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम का रेशो क्या रहता है, क्योंकि हमने अभी बोला कि यहाँ पर हम मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑलिएट्स यूज़ कर रहे थे। फिर हमने बोला स्टेबलाइज्ड इमल्शन हमने कब बनाया, जब हमने कैल्शियम ऑलिएट को सोडियम ऑलिएट के साथ इंट्रोड्यूस कराया। अब पूछा जाता है कि अनस्टेबिलिटी की तरफ कब जाएगा, यानी कि उनका रेशो डिफरेंस क्या होगा, तो याद रखना इस रेशो को, दैट इज ट्वाइस ऑफ Na:Ca, मीन्स 2 moles ऑफ Na एंड 1 mole ऑफ Ca। किसकी वजह से है ये, अनस्टेबिलिटी में जब भी पूछा जाएगा तब 1 to 1 चीज़ों को लिंक करते हुए पढ़ना। कर लोगे, कितना रेशो, ट्वाइस ऑफ Na:Ca। चलो अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। मान लो कि अगर मैंने कंसंट्रेशन 2 Ca आयंस की इंक्रीज कर दी अचानक, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक ही है, अब मैंने कहा कि ठीक है अनस्टेबल से मुझे स्टेबिलिटी की तरफ पहुँचना है, मैं यहाँ पर कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा देती हूँ। मैंने कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ऑल सडन इंक्रीज कर दी, तो आप देखेंगे कि इमल्शन का टाइप जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर कह रहे थे कि जो ऑयल इन वाटर में यूज़ हो रहा था अब वो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर इन ऑयल। ये भी इम्पॉर्टेंट नोट है। अब देखो क्या कहा मैंने, अभी देखा अनस्टेबिलिटी में हमने रेशो देखा ट्वाइस ऑफ Na:Ca। फिर मैंने आपसे कंडीशन दी कि ठीक है हम स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचेंगे, मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी कैल्शियम आयंस की। जैसे ही आप कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ाओगे तो बिल्कुल सिस्टम चेंज हो जाएगा, जो आपका इमल्शन चल रहा था ऑयल एंड वाटर वाला वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वाटर टू ऑयल। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एज द Ca रेशो इंक्रीजेस। ठीक है, अब इमल्शंस की कुछ आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, तो आप वहाँ पर कुछ मेथड्स देखेंगे जो किसको डिटरमाइन करते हैं, या तो इमल्शन को कि वो ऑयल इन वाटर होगा या वाटर इन ऑयल होगा। इसके बेसिस पे हम कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे। सबसे पहले तो मेथड्स में अगर पहला मेथड मैं देखूँ तो आप कहेंगे डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट क्यों देख रहे हो, क्योंकि हमने लिक्विड्स इमिसिबल लिए हैं कि एज मच कितना वो डाइल्यूट हो सकता है, तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, डाइल्यूशन टेस्ट। सुनो, अब डाइल्यूट करना है जब इमल्शन को किसके साथ, वाटर के साथ, तो आप देखेंगे कि जब कभी भी इमल्शन को आप वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे तो यहाँ ये जो वाटर है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, DM की तरह। बस यही बात याद रखना डाइल्यूशन टेस्ट में। अच्छा, इससे क्या होगा, और इमल्शन किस टाइप का बनेगा, ऑयल इन वाटर टाइप का, क्योंकि हमने कहा है डाइल्यूशन टेस्ट में हम इमल्शन को वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं, और आपने कहा जैसे ही इमल्शन डाइल्यूट होगा वाटर के साथ तो वहाँ पर वाटर किसकी तरह सर्व कर रहा है, डिस्पर्जन मीडियम की तरह, जबकि आपका इमल्शन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, डिस्पर्स्ड फेस की तरह। यहाँ तक क्लियर है। अब ये भी समझ में आ गया कि वाटर डिस्पर्जन मीडियम की तरह जब एक्ट कर रहा है तो नो डाउट यहाँ पर इमल्शन आपका ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन बन जाएगा, क्योंकि ये ऑयल है या फिर कोई भी इमल्शन है, मिक्स किसमें किया है, वाटर में, तो कौन सा बनेगा, ऑयल इन वाटर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, लेकिन अगर कंडीशन मैंने कह दी कि ऑयल नहीं हो रहा डाइल्यूट, ऑयल डाइल्यूट नहीं होगा,
तो अब जब नहीं होगा तो ऑयल खुद डिस्पर्जन मीडियम की तरह एक्ट करेगा, सिर्फ ये याद रखना। अब जब ये खुद ऑयल डिस्पर्जन मीडियम की तरह एक्ट करेगा तो क्या हो गया, वाटर इन ऑयल इमल्शन। कर लोगे यार? देखो कंफ्यूजिंग ये यहाँ पर इसलिए हो जाता है क्योंकि आप उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते हो, कंफ्यूज खुद होते हो। कितनी छोटी सी बात है, सिर्फ 2 चीज़ चेक करनी है भाई, डिस्पर्जन मीडियम चेक करना और एक डिस्पर्स्ड फेज। मीडियम पता कर लिया तो बचा हुआ क्या है, फेज। बार बार वही चीज़ कही जा रही है। आ जाओ नेक्स्ट क्या पढ़ना है, डाई टेस्ट। अब देखो जब कभी भी आप इमल्शन को किसी डाई के साथ शेक करते हो तो हम वहाँ पर डाई टेस्ट अप्लाई करते हैं। कैसे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑयल एंड वाटर टाइप का ही है, क्योंकि आप किसके साथ मिक्स कर रहे हो, डाई के साथ। किसको कर रहे हो, इमल्शन को। ठीक, तो देखो अगर कलर विजिबल है वाइल गेजिंग एट अ ड्रॉप ऑफ इमल्शन, तो ये किस टाइप का इमल्शन हो गया, ऑयल एंड वाटर टाइप। कब, अगर कलर विजिबल है। कंडीशन क्या है, ऑयल एंड वाटर इमल्शन किसके साथ शेक कर रहे हो, डाई के साथ। ठीक है, और आपने क्या देखी कि ये करने पर क्या होता है, कलर विजिबल। चलिए ठीक है, आओ नेक्स्ट। अब इसी को रिवर्स कर दिया, कैसे, वाटर इन ऑयल टाइप। कैसे गया, जो आपने कहा जब जस्ट कलर अपीयर होना शुरू किया तो आपने कहा ऑयल एंड वाटर टाइप हो गया, लेकिन अगर पूरा बैकग्राउंड ही कलर दिखने लग जाए आपको, पूरा की पूरा, तो वो कैसा इमल्शन हो जाएगा, वाटर इन ऑयल, क्योंकि वहां पर मिसिबिलिटी का फेनोमेनन आ गया, तभी तो पूरा सरफेस आपको दिखा। चलो नेक्स्ट टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट देखा, डाई टेस्ट देखा। अब नेक्स्ट पढ़ना है कंडक्टिविटी टेस्ट। आओ, अब कंडक्टिविटी टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इमल्शन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे, बस थोड़ा सा। अब क्वेश्चन यहाँ जो बनता है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करोगे, तो याद रखना KCl। ठीक है, क्या करना है हमें, इमल्शन के अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, कंडक्शन टेस्ट अप्लाई कर देंगे, और यहाँ जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट है जो हम यूज करते हैं दैट इज ऑफ KCl। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम हमेशा आपको क्या रखना है, वाटर। इससे क्या होगा कि इमल्शन जो है आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव रहेगा। और डिस्पर्स फेस, क्योंकि अभी बोला DM आपको वाटर रखना है तो फिर DP वाटर नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बस ऐसी लाइंस अगर दिख जाएं तो वो कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं, जिससे आप आंसर फटाफट से गलत कर दो। तो हमें क्या पिक करना है, अपना फैक्ट। फैक्ट क्लियर है, और वो क्या है कि हम जब ये कंडक्टिविटी की बात करेंगे, कंडक्टिविटी टेस्ट के अंदर हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। वो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा KCl, और यहाँ पर वाटर हमारा डिस्पर्जन मीडियम होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इमल्शन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव रहेगा। चलो अब आओ, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इमल्शंस की। अब प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी, क्या हमने ब्राउनिन मूवमेंट पढ़ा था, वही जिगजैग पाथ, मर्जी का मालिक कहीं भी घूमेगा। याद आया ब्राउनिन मूवमेंट, हमने जिगजैग पाथ फॉलो किया था, बिल्कुल। और दूसरी चीज टिंडल इफेक्ट, वही बंद कमरा, बंद कमरे में अंधेरा और अंधेरे में वो खिड़की, और उस खिड़की से आती रोशनी, और उस रोशनी में दिखते तुम्हें डस्ट पार्टिकल्स, और फिर वहां बन जाता है टिंडल कोन। क्यों बन जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट डस्ट पार्टिकल्स आर विजिबल। येलो, क्लियर, दोनों पढ़ रखे हैं। और जब बात की थी इलेक्ट्रोफोरेसिस की, क्या करते थे, इलेक्ट्रोड्स लगाए, आयंस जी कहाँ मूव कर रहे थे, कैटायन की तरफ। माइग्रेशन कहाँ हो रहा था नेगेटिव का, कैटायन की तरफ। चले, किसकी प्रॉपर्टीज हैं, इमल्शन की। अब आओ, चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं, द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेनिंग पॉलीवेलेंट मेटल आयंस कोएगुलेट द ग्लोब्यूल्स डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन की बात करते हैं तो हमने वहां देखा कि आपके सामने पॉलीवेलेंट मेटल आयन जो है वो कोएगुलेट कर जाएगा, बिल्कुल कोएगुलेशन का फेनोमेनन हमने पढ़ रखा है, इकट्ठा होना शुरू कर देगा। और ये जो कोएगुलेशन हो रहा है, और वो किसकी तरह लिख रहा है हमें, ग्लोब्यूल्स की तरह। किसके हैं ये कोएगुलेशन, ऑल नेगेटिव चार्जेस। ये लो, किसकी वजह से हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जी की वजह से।
तो ठीक है। अब अगर इमल्शन में देखोगे तो डिस्पर्स पार्टिकल्स लार्जर होते हैं सोल डिस्पर्स्ड पार्टिकल से। आओ अब पूछ लें कि लार्जर तो होते हैं, रेंज क्या होती है? क्या बोला मैंने? डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स आर लार्जर देन सोल डिस्पर्स्ड पार्टिकल। तो ऐसे लिखो आर सोल डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, बस रेंज 1000 से 10,000, खत्म। So, however the particles are smaller than those found in suspensions. क्या हमने सस्पेंशन पढ़ रखा है? बिल्कुल। आर्मस्ट्रॉन्ग से ऊपर हमने शुरुआत से ट्रू सोल्यूशन, दैन कोलॉइड, दैन सस्पेंशन। लो आगे गुरु। बस by heating, centrifuging, freezing and other methods, emulsion can be separated into two liquids. सारे प्रोसेस हमने पढ़े हैं। फ्रीजिंग करा लीजिए, हीटिंग करा लीजिए, सेंट्रीफिकेशन करा लीजिए, तो आप इनको आराम से 2 लिक्विड्स में सेपरेट कर सकते हैं। इसको ही क्या कहा जाता है? डी इमल्सिफिकेशन। बस अब कुछ छोटी मोटी एप्लीकेशंस देखते हैं इसकी। मेटलर्जी में काम आता है, और कॉन्सेंट्रेशन में काम आता है। इमल्शंस वाटर एंड ऑयल टाइप में आता है। सोप का क्लिनजिंग फंक्शन हमने देखा। कल जो सोप भाई साहब ग्रीस को आराम से ऐसे उठा के ले जा रहे थे सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और ले जाके माइसेल्स बना के फट से बाहर फेंक दिया, याद आई? ऐसे ही मिल्क की हमने अभी बात की, वहाँ पर क्या थे? इमल्सिफाइड ग्लोब्यूल्स। किसका पार्ट है? न्यूट्रिशन का। इमल्सिफिकेशन किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये लो, ये वाली बात ज़रूर तुमने थोड़ी सी नहीं सुनी है और पूछ ली जाती है कि इमल्सिफिकेशन इज़ यूज्ड टू डाइजेस्ट लिपिड्स इन द गट। अब चलो पढ़ लिया इमल्शंस, थोड़ी सी चीज़ और पढ़ लो। टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट्स पढ़े थे हमने। मैंने आपको 2 टाइप के सर्फेक्टेंट्स पढ़ाए थे सोप क्लिनजिंग के अंदर, कैटायनिक और एनायनिक। अब कैटायनिक और एनायनिक में अपन ने 2 पार्ट्स पढ़े थे, हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट। याद है अच्छे से? अब देखो, अगर कैटायनिक की बात करें, हाइड्रोफोबिक पार्ट अपना कैसा होता है? थोड़ा सा एनलार्ज कर दो इसको ब्रो, दिख रहा है? ये देखो, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट दिख रहा है, एक लॉन्ग चेन। कैटायनिक हेड और एनायनिक हेड यहाँ पहचान लो, और फिर ज्विटर आयन, मतलब दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी। कैटायन और एनायन जब दोनों हैं तो हम उसको क्या कह रहे हैं? ज्विटर आयनिक हेड। तो बस यहाँ पर क्या नाम दिया है? सिर्फ पीछे हेड लगा दिया है, कुछ नहीं किया है। तो देखो, कैटायनिक होगा तो कैसे होगा? पूरा हाइड्रोफोबिक ग्रुप और लास्ट में कैटायन। एनायनिक की बात की जाएगी तो पूरा हाइड्रोफोबिक ग्रुप, लास्ट में एनायन। ऐसे ही अगर एम्फोटेरिक की बात की जाए तो वहां पर कौन प्रेजेंट होंगे? ज्विटर आयंस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ टुगेदर। फिर से वही हाइड्रोफोबिक पूरी टेल, और यहाँ पर हेड पे क्या होगा? एम्फोटेरिक पार्ट, यानी कि ज्विटर आयंस, कैटायन और एनायन। कर लोगे? ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए नॉन आयनिक, तो सिर्फ हाइड्रोफोबिक चेन वहां पाई जाएगी, वो भी इस तरीके से। कर दे इसको स्मॉल, पहचान लोगे? अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ। चलो, कैटायनिक सर्फेक्टेंट ये रहा तुम्हारे सामने, फटाफट से बता दो हेड और हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो क्या ये हमारी हाइड्रोफोबिक पार्ट है? दिस चेन, और लास्ट में हमारे ग्रुप्स। ऐसे ही यहाँ देखो, हाइड्रोफोबिक ग्रुप, और इसको क्या कह देते हैं अपन इन शॉर्ट? हाइड्रोफिलिक। ये लीजिए। अब आओ, माइसेल और एसोसिएटेड कोलाइड्स हमने पढ़े थे। क्या होते हैं? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट एट विच माइसेल फॉर्मेशन स्टार्ट, उसको हमने कहा था CMC। क्या थी CMC? वो मिनिमम कंसंट्रेशन किसी भी सर्फेक्टेंट की जहाँ पर माइसेल का फॉर्मेशन का स्टार्टिंग होती है, उसी को आपने नाम दिया CMC। अब ये जो माइसेल का फॉर्मेशन है वो हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के ऊपर होता है, उसको क्या नाम दिया था हमने? TK, यानी कि क्राफ्ट्स टेम्परेचर। ये चीज़ें मैं फिर से क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये कई बार सिर्फ इस सीधी डेफिनेशन फॉर्म से पूछी जाती हैं, तो याद रखोगे दोनों, CMC और TK। आओ अब एक और चीज़ कि जितना कम CMC होगा किसी भी सर्फेक्टेंट्स का, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर सरफेस एक्टिविटी होगी। ये बात भी हमने लिखी थी कि CMC लेसर, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, CMC जितना लेसर होगा, सरफेस एक्टिविटी जो है
वो उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। यही पढ़ा था, ठीक है। अब अगर आफ्टर सीएमसी के बाद की बात की जाए तो जो कंडक्टिविटी की रेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगी और आप देखेंगे कि फिर भी वो सीएमसी से तो कम ही होगी। अब अगर सीएमसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बाद में भी बात करें, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या शो करता है, स्लो रेट ऑफ इंक्रीज देन द रेट एट विच द इंक्रीज बिलो सीएमसी। तब कोई काम का पार्ट है नहीं, फिर भी पता होना चाहिए। सो आपने देखा कि जो माइसलाइजेशन का प्रोसेस है वो माइल्डली एंडोथर्मिक है और इस ओवरऑल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज हो जाती है पॉजिटिव में, जबकि हमने तो एंट्रोपी हमेशा एस की बात नेगेटिव में की है क्योंकि स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं हम। लेकिन यहाँ क्या देखेंगे कि माइसलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर आपने कहा कि इट्स माइल्डली एंडोथर्मिक एंड द एंट्रोपी चेंज द प्रोसेस इज पॉजिटिव। अब देखो अगर सोप के लिए पूछा जाए तो सीएमसी कितना है, 10⁻⁻4 to 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। सोडियम ऑलिएट, क्या मैंने यही फॉर्मूला बताया था? करेक्ट। ये लो स्ट्रक्चर सामने। अब देखो सीएमसी की रेंज, छोटा सा ग्राफ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, कंसंट्रेशन ले ली सर्फेक्टेंट की, तो आप खुद चेंज देखो कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर और सरफेस टेंशन अभी हमने पढ़ी थी बिलो सीएमसी, दोनों को रिलेट कर दिया है। और अगर ओवरऑल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ ली जाए तो ये लीजिए बीच वाला जो पार्ट है, दिस इज योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दैट ऑस्मोटिक और सरफेस। चलो अब ऐसे ही सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, दिस इज ब्रोमाइड, ये फॉर्मूला होता है। हमने ब्रेडिक्स-आर्क मेथड के अंदर देखा था डिस्पर्जन और कंडेंसेशन को एक साथ। ऐसे ही पेप्टाइजेशन की अगर आप बात करते हैं तो पीपीटी क्या करता है, एड्जॉर्ब करता है एक आयन को दूसरे आयन के ऊपर सरफेस पे, और जो एड्जॉर्ब आयन होता है वो जनरली सिमिलर होता है। ये लास्ट में मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐसे ही डाले हैं जिससे पुरानी चीज़ एक बार रिकॉल हो जाए, जिसकी वजह से आपने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव का डेवलपमेंट होता है पीपीटी में, जो अल्टीमेटली ब्रेक करता है पार्टिकल्स को कोलाइडियल सस्पेंशंस में। बस इतनी छोटी सी बातें थी। अब देखो हमने क्या बात की थी, ये वाली बात ज़रूर याद रखना, यहाँ मैंने तुमको डाल के दिया है कि जो हम कलर की जब बात कर रहे थे कोलाइडियल सोल्यूशन की, वो ओवरऑल किस पे डिपेंड कर रहा था, लाइट की वेवलेंथ पे जो स्कैटर हो रही थी डिस्पर्स पार्टिकल्स की, वहाँ पर साइज़ और नेचर की भी आपने बात की थी। साथ साथ हमने एक चीज़ और, लायोफिलिक कोलॉइड सॉल्यूशंस के अंदर आपने बात की थी प्रोटेक्टिव एक्शन की। कौन एक्ट कर रहा था प्रोटेक्टिव एक्शन की तरह, लायोफिलिक कोलॉइड्स, जिनको कई बार इस नेम से भी एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज़ कॉन्गो र्यूबिन नंबर। ये आपके नीट में इतना नहीं है, जेई में ये कई बार पूछा गया है कि जो प्रोटेक्टिव एक्शन होता है लायोफिलिक कोलॉइड का, उसको किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसे कहा जाता है कॉन्गो र्यूबिन नंबर। ठीक है, किन्होंने दिया था, जनाब ओसवाल्ड। अब आओ, अच्छा ये नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। इमल्शंस के साथ कुछ क्लास में मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐसे भी डाले जो तुम्हें पढ़ने थे, पढ़ने क्या थे, पढ़ रखे थे लेकिन रिकॉल कराए थे। तो देखो यहाँ जाके सरफेस केमिस्ट्री भी ख़त्म, समाप्त, टोटली बिल्कुल ख़त्म। अब बचा क्या है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर का पार्ट। क्वेश्चन आंसर्स हम फटाफट से कर डालेंगे। होपफुली तुम लोगों ने पूरी फिजिकल को बहुत बढ़िया ढंग से कर लिया है। मेरी कोशिश और रिक्वेस्ट तुमसे यही रहेगी कि बहुत अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम क्रैक करना इट्स नॉट अ बिग थिंग, तुम्हारा फोकस सेट होना इट्स द मेन थिंग। ठीक है, तो अपना फोकस, टारगेट बिल्कुल अचीव करना है। अगर टारगेट अचीव करना है तो फोकस क्रिएट करना है, और फोकस हमेशा सिर्फ ये नहीं कि ये स्केड्यूल बनाया और ये दीवार पे टांग दिया, नहीं, उस फोकस को रेगुलरली पॉइंट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मिलते हैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट में, तब तक थैंक यू सो मच, गुड लक।